जय हिंद। मैं विजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट जो कि हम रियल नंबर पढ़ रहे थे। इसके पहले पार्ट में हमने यूक्लिड विभाजन विधि के बारे में पढ़ा था। आज इस चैप्टर में उसी का हम 1.1 का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, जो है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q प्लस 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि a = bq+r होता है, जहाँ r की वैल्यू जो होती है वो b से हमेशा छोटी होती है, साथ ही वो हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम सवाल को करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें बोला है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हमको लेना है, तो हम मानते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को। हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक a को लेकर हल करना प्रारंभ करते हैं। a तथा b बराबर 6 में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे, a तथा b बराबर 6 में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि b बराबर 6 मैंने कहाँ से लिखा, तो हमने सवाल में देखा है यहाँ पर हमको 6q+1 दे रखा है। अगर इसकी हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर b = 6 आएगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम इसको यहाँ हमने b = 6 माना है, चूँकि हमको पता है कि b = कितना है, 6। ठीक है, और हमने यहाँ पढ़ा है कि जो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है r की वैल्यू और छोटा होता है वो b, यानी कि r जो है वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा वो छोटा होता है। और हमने यहाँ देखा है कि b = 6 है, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 0 6। यहाँ पे r का मान जो है हमारा 6 से छोटा होगा। r का मान 6 से छोटा है, इसका मतलब हो सकता है r की वैल्यू जो हो सकती है वो सकती है 0 1 2 3 4 और 5। ये 6 मान जो है ये हमारे r के हो सकते हैं, क्योंकि 6 से छोटा ही r का मान हो सकता है, जो कि रिमाइंडर है वो 6 से हमेशा छोटा हो सकता है। तो ये हमारे चांसेस हैं। ठीक है, अब इसको लेकर हम सवाल को आगे करते हैं। और हमने यह माना है कि जो हमारा a है वो क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आगे करते हैं, अर्थात क्या, हमको पता है कि a बराबर क्या होता है, bq+r होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम b तथा r की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 6q प्लस, पहले रखेंगे r की वैल्यू, हो सकता है 0 आए, तो हो जाएगा 6q+0, यानी कि हो जाएगा ये हमारा 6q। एक चांस तो ये हो गया। दूसरा हमारा a बराबर हो सकता है 1, तो हो जाएगा 6q+1। एक हो सकता है हमारा 6q+2 भी हो सकता है, 6q+3 भी हो सकता है, 6q+4 भी हो सकता है, 6q+5 भी ये हो सकता है। तो देखते हैं, अब यहाँ से हमको पता है कि ये हमारे चांसेस हैं होने के। ठीक है, कि a हमारे इन चांसों में हो सकता है, पर यहाँ हमको ये पता है कि 6q+2 6q+2 6q+4 ये तीनों ही हैं, ये हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकते, ये हमारे सम पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि ये वो संख्या है जिनमें 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं और 2 से इसमें हम भाग भी दे सकते हैं। तो ये तीनों जो है हमारे, ये क्या है, सम पूर्णांक है। ठीक है, ये तीनों क्या है, हमारे सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक क्यों है ये? क्योंकि क्या कर सकते हैं इसमें हम 2 से ये क्या है, विभाज्य है। 2 से ये विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य यानी कि क्या है, ये समपूर्णांक है। अब जब हमारे ये तीनों हमारे समपूर्णांक हो गए तो बच्चे कौन कौन से, 6q+1 6q+3
दो बचे हमारे, तो दोनों क्या, तो हमारे क्या बचे 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, ये तीनों बचे हैं। ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक है। आगे देखते हैं हम 1.2 में पहले प्रश्न इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले जानते हैं ये अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आखिर होती क्या है। देखो प्राइम नंबर हमने पहले पढ़ा है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो सके, जैसे कि 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11 आदि क्या है हमारी ये प्राइम फैक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि में इन्हीं संख्याओं से हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं 8, तो हमको पता है 8 को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, इसको हम 2 × 2 के रूप में इसको हम फैक्टर इसका कर सकते हैं। वही हम 10 का देखते हैं तो 10 को हम 2 × 5 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये इसके क्या अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है उसको हम सोल्व करते हैं, जिसमें हमको दिया है 140 यानी कि 140, इसको हमको क्या करना है, इसके हमको फैक्टर करना है। ठीक है, तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 140 को इस तरह से लिखते हैं। अब देखो ये हमारा एक इवन नंबर है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे हम 2 जो सबसे छोटी हमारा प्राइम नंबर है उसी से हम इसको फैक्टर करते हैं। ठीक है, 2, तो 2 से फैक्टर कितनी बार करेंगे हम 7 बार और 0 का 0। इसके वापस से क्योंकि फिर से इवन नंबर है फिर 2 से करेंगे हम, तो ये जाएगा हमारा 35। इसके बाद 35 हमारा वो नंबर है जो हमारा 2 से फैक्टर्स का नहीं होना है, ना ये 3 से हो सकता है, ये होगा हमारा 5 से फैक्टर होगा इसका। तो क्या करेंगे हम 5 से करेंगे तो ये जाएगा हमारा 7 टाइम। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे यहाँ से 7 × 1 = 7, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई हमारा 140 ही आएगा, लेकिन ये इसके 140 के क्या है, ये 140 के हमारे फैक्टर हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से 1.2 के जो पहले क्वेश्चन के तीनों सवाल आपको करने हैं। इसके आगे देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न जो यानी क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 में, जिसमें हमको एलसीएम व एचसीएफ दोनों हमको ज्ञात करना है। इसका पहला क्वेश्चन है 26 व 91, इनका हमको एलसीएम भी ज्ञात करना है व इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। साथ ही इसके उत्तर की हमको जांच भी करनी है कि जो उसने हमको एक फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला सही है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम 26 से क्या करेंगे हम 26 और 91 का हमको इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे या 2 से इसको फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 से करेंगे तो ये जाएगा 13 टाइम, और 91 इससे डिविजिबल नहीं है तो 91 को 91 ही लिखेंगे। इसके बाद 7 से होगा 13 तो 13, और 7 का इसमें करेंगे तो 7 का जाएगा 7 × 1 = 7, 2 बच गए, और ये 13 टाइम, फिर 13 से करेंगे 13 × 13, 13 × 13, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2 × 7 × 13। ठीक है, यानी कि 182 इसका हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इसका एचसीएफ करते हैं। तो एचसीएफ को हम चाहें तो साइड में भी कर सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ करते हैं, तो एचसीएफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दोनों के अलग अलग हमको फैक्टर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो 2 से 13, 13 × 1 = 13। ठीक है, इधर 91 में करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम इसमें 7 का, ये जाएगा हमारा 13 टाइम, फिर 13 × 1 = 13, फिर दोनों को यहाँ लिखते हैं 26, 91, इसका फैक्टर है 2 × 13, इसके 7 × 13, तो दोनों में से हमको केवल एक संख्या कॉमन मिल रही है जो है कि हमारी है 13, तो 13 हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा एचसीएफ, कितना 13। ठीक है, अब हम इसके उत्तर की जांच भी करते हैं। तो उत्तर की जांच के लिए हमको हमारी बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम, जो क्या इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर
LCM इंटू HCF। ठीक है, अब हमको इसके अंदर से केवल वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो दोनों संख्याओं का यानी कि 26 मल्टीप्लाई 91, इसका LCM आया 182 और इसका HCF आया है 13। इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि दोनों के आंसर हमारे सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 13 का मल्टीप्लाई करते हैं इधर, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा इतना आया है। ठीक है, इधर भी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो इसका आंसर आ रहा है, तो दोनों को देखते हैं हम, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्या जो हमको दे रखी थी 26 और 91, तो दोनों का गुणनफल तथा उनका LCM व उनका HCF दोनों हमारा इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमको इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा, उसमें दे रखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात करना है। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके हमको LCM व HCF आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता ही दिया कि LCM कैसे करना है और उनके HCF कैसे करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। नंबर 4 इसमें दिया है कि HCF 306 और 657 का जो HCF है वो 9 दिया हुआ है और इसका हमको LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसको हम इसी फॉर्मूले से के हिसाब से हम कर सकते हैं। हमको इसमें दो संख्याएं ऑलरेडी दे रखी है, जो कि एक तो है 306 और एक है 657। दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इक्वल में हमको HCF 9 दे रखा है। ठीक है, और LCM हमको पता नहीं है, तो इसी के हिसाब से सवाल को हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे के सवालों को हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।